बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो पेपर का पैटर्न चेंज हुआ है, ठीक है, ये चैप्टर 6 के MCQs के नोट्स हैं, ये सारे ले लें, ये आज हम सॉल्व कर रहे हैं। इसमें 30 MCQs है, फिर जो असाइनमेंट में वो भी देख लेंगे। शुरू में समरी दी हुई है, ठीक है, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स दिए हैं दोबारा। अब हम इसको देखना शुरू करते हैं। जो आसान MCQs है वो ज़ाहिर है उसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। अब ये पहला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 1, उसमें कह रहा है अ होल इज ड्रिल्ड थ्रू द अर्थ अलोंग द डायमीटर एंड अ स्टोन इज ड्रॉप्ड इन इट। ये हमारा लास्ट टॉपिक है, अभी हमने पढ़ा था। ये ज़मीन का सेंटर है, ये ज़मीन की सरफेस है। ज़मीन की सरफेस पर जब कोई ऑब्जेक्ट होती है तो उसकी वैल्यू को हम कहते हैं g, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। जब हम अंदर जाते हैं तो ये जो डिस्टेंस कवर करते हैं इसको हम d कहते हैं, और जो g की वैल्यू चेंज होती है उसको हम क्या कहते हैं, g प्राइम, g बार। अब वो कह रहे हैं आप ज़मीन के सेंटर पे ही पहुंच जाओ। जब आप ज़मीन के सेंटर पे पहुंच गए तो आपने जो डिस्टेंस कवर किया वो किसके बराबर हो गया, रेडियस ऑफ अर्थ के। ये डिराइव भी किया था हमने, तो हमने फार्मूला ये निकाला था, g प्राइम बराबर है 1 माइनस डी अपॉन आर ई मल्टीप्लाई बाई जी। जब d r हो कि यही हो गया तो यहाँ क्या हो जाएगा, आर ई अपॉन आर ई, आर ई अपॉन आर ई क्या हो जाएगा 1, 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा 0, 0 हो जाएगा ना, 0 इंटू जी क्या हो जाएगा 0। तो सेंटर ऑफ अर्थ पे g की वैल्यू 0 है, तो जब g 0 है तो w भी चेंज होगा। जब g चेंज होगा तो w को अगर मैं w प्राइम कहूँ, एम जी प्राइम, जब g 0 है तो w भी 0 है। सेंटर ऑफ अर्थ पे g भी 0 होगा, वेट भी। अब किसी ऑब्जेक्ट में एनर्जी कब होती है, पोटेंशियल एनर्जी, जब उस ऑब्जेक्ट को ज़मीन अपनी जानिब अट्रैक्ट करता है। इस मास को मैं यहाँ ला के छोड़ूंगा, मैं कहूँगा इसमें कोई पोटेंशियल एनर्जी है। इस बात का सबूत क्या है, जब मैं इसको छोड़ूंगा तो ये नीचे गिरेगा, और ये अगर कोई ब्लॉक है और मेरे जैसे सर वाले बंदे पे गिर जाए तो फिर क्या होगा, उसका सर लाल हो जाएगा, उसका सर। तो यही एनर्जी की निशान ये ना, उसने सर पे क्या किया, काम किया। अब जब इसको ज़मीन खींचेगा ही नहीं तो फिर इसमें कोई एनर्जी भी, तो सेंटर ऑफ अर्थ पे एनर्जी भी क्या हो जाएगी 0। तो ये पहला सवाल यही है कि सेंटर ऑफ अर्थ पे क्या 0 है। नंबर 1 एनर्जी, वो भी 0 है। नंबर 2 वेट भी 0 है। सी एक्सेलरेशन। तो इसका आंसर क्या है, डी, ऑल ऑफ द। अब ये आपने आंसर जो है ये इस क्वेश्चन पेपर पे टिक नहीं करने, आंसर वैसे आखिर में दिए हुए, आंसर आखिर में जो एक्सप्लेनेशन लिखनी है वो भी आप कॉपी में लिखें, क्योंकि आप जब प्रैक्टिस करने बैठेंगे तो इसका जवाब आपको पता नहीं होना चाहिए। आप इसको रख के सोचिए कि कौन सा सही है, तभी प्रैक्टिस होगी। अगर आपने इस पर डी टिक किया होगा तो आप डायरेक्टली डी को देखेंगे, फिर सोचेंगे नहीं, फिर समझ रहे हो। तो ये नोट संभाल के रखो, इनसे आपने प्रैक्टिस करनी है, इस पर टिक विक ना करो। लिखने के लिए मैं टाइम दूंगा ना, अभी आप समझें, समझने पे जोर दें, किस पे जोर दें, समझने पे। चेक MCQ नंबर 1, MCQ नंबर 10, प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन। प्लैनेट सन के गिर्द क्यों घूम रहे हैं, ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन बिटवीन द सन एंड द प्लैनेट्स, ऑप्शन बी। ठीक है, ये तो क्लियर है, आसान का सवाल। 3, व्हाट हैपेंस टू अ पर्सन वेट when he goes down to the bottom of a deep mine compared to his weight on the surface। यही वाला सवाल है, माइन वाला सवाल हमने किया भी था। एक बंदा जब माइन में जाएगा तो भी ज़मीन के अंदर होती है, तो उसका वेट क्या होगा 0। तो सेंटर ऑफ अर्थ पे होगा यार, कम होगा, कम होगा, सेंटर ऑफ अर्थ पे 0 होगा। उससे पहले तो 0, यहाँ पे 0 नहीं है, यहाँ पे 0 नहीं है, सेंटर ऑफ अर्थ पे 0, डिक्रीज होगा। क्या होगा, क्योंकि g कम होगा तो w भी कम होगा। w डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है g के, g चेंज होगा तो w भी, g कम होगा तो w कम होगा, g ज़्यादा होगा तो w ज़्यादा होगा, g 0 होगा तो w। मास चेंज नहीं होता, मास तो कांस्टेंट है। तो इसका ऑप्शन कौन सा है, सी, इट डिक्रीजेज। चौथे सवाल में क्या कहता है, मास एंड वेट ऑफ अ बॉडी ऑन द सर्फेस ऑफ अर्थ आर m एंड w। ज़मीन की सतह पर जब आप हैं तो मास m है और वेट w है। मास कैपिटल M है
और वेट कैपिटल डब्ल्यू है। मैंने ब्लू मार्कर कहाँ रख दिया, ये रहा। अर्थ पे क्या हो रहा है चौथे सवाल में, अर्थ पे मास को आपने नाम दिया है m, वेट को नाम दिया है w, सही है। अर्थ पे इस मास एंड वेट ऑन द सरफेस ऑफ मून, मून पे क्या होगा? देखिए अभी मैंने आपको बता दिया मास चेंज नहीं होता, मास चेंज, मास तो मून पे m ही रहेगा, इसका वेट चेंज होगा। उस वेट को मैं कह देता हूँ WM, वेट ऑन द मून। क्यों चेंज होगा? क्योंकि मून पे जी चेंज हो जाता है। मून पे हमने एक न्यूमेरिकल किया था, अगर आपको याद हो, हमने मून पे जी निकाला था 1.63, पिछले हफ्ते न्यूमेरिकल किए थे। अब अगर जो जी की वैल्यू है जमीन पे, इसको अगर मैं 6 से डिवाइड कर दूं, आप करके देख लें तो भी यही आता है। तो मैं ये कह सकता हूँ मून पे जो जी है वो g/6 है। जी क्या? 9.8, जो कहाँ पर होता है? ज़मीन पे। तो gm g/6 है। तो मैं कहूँगा w मून, मून पे वेट क्या होगा? मास मल्टीप्लाई बाय जी ऑफ मून। जी ऑफ मून क्या है? g/6। तो इसका मतलब है वेट ऑन मून भी क्या हो जाएगा? वेट अपॉन 6। तो जब हमको मून पे वेट निकालना हो, आप उसको 6 से डिवाइड कर दिया करें बस, 6 से, तो क्या हो जाएगा? w/6। तो आपका आंसर क्या होगा? मास चेंज नहीं होगा m, और नया वेट क्या होगा? w/6। ये कौन सा ऑप्शन है? C। तो C आपका आंसर है। ठीक है, देखिए A और B तो आंसर हो ही नहीं सकते, A और B को तो फौरन खा जाओ, क्योंकि A में m/6 और B में भी m/, मास चेंज होता ही नहीं है। तो ऐसे ऑप्शन को तो देखो ही नहीं, C या D आंसर हो सकता है। अगर आपको ये ना भी पता हो, देखिए इसके ऑप्शन क्या दिए मैं, A और B में m/6 है, तो मास तो चेंज होता ही नहीं है, इसका आंसर A ऑप्शन नहीं हो सकता, B भी। D में कहा गया m एंड W, ये भी नहीं हो सकता, लाजमन वेट चेंज होगा क्योंकि G, तो भाई आंसर C है। आंसर भले मैं सॉल्व ना भी करूं, जो भी आंसर है वो C है। A 100% गलत है, B 100% गलत है, D 100%, तो फिर एक ही सही है। समझ रहे हो? जब आपको समझ में ना आ रहा हो खास करके आंसर कौन सा है, फिर वो देखो जो आंसर हो ही नहीं सकता, उनको काट दो, जो बच गया वही आंसर। 5, इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू मासेस इज डबल, द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन देम बिकम्स, डिस्टेंस को डबल कर दो तो फोर्स क्या हो जाएगी? सॉल्व किया घर पे? नहीं किया है? डिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इनवर्सली? तो इनवर्स का मैंने आपको क्या बताया था? 1/4 होगी ना यार, क्या होगी? अगर पूरा प्रोसीजर याद हो, मैंने क्या कहा था? फोर्स डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली, तो मैंने डिस्टेंस, मेरा नया डिस्टेंस क्या हो गया? डबल। मैंने स्टेप बताया था आपको। इसका क्या लेंगे? स्क्वायर, स्क्वायर लेंगे ना भाई। तो r प्राइम है क्या? 2r का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, r का स्क्वायर। अच्छा, दूसरा क्या मैंने कहा था? ये एक्चुअल तो r है, ये जो फैक्टर आया इसको मैंने क्या कहा था? फैक्टर। इसको इन्वर्ट कर दो, इसको क्या कह दो? 4 का उलट क्या होगा? तो आपकी नई फोर्स क्या होगी? दिस फैक्टर मल्टीप्लाई बाय पुरानी फोर्स। ये मैंने समझाए थे आपको बड़ी डिटेल में। मुख्तलिफ केसेस, मुख्तलिफ, तो जितना r की वैल्यू में फ़र्क आएगा उसको उलटना है, क्योंकि इन्वर्स है, क्योंकि क्या है? ठीक है, तो 1/4 हो जाएगी, 1/4। ऑप्शन ए, इसका ऑप्शन क्या है? ए। 6 में डेंसिटी की वैल्यू, ये तो सिंपल है, कौन सा इसका आंसर? डी। 7 टाइप पे कहते हैं द मास ऑफ अ प्लैनेट एंड इट्स रेडियस। एक नया प्लैनेट है, फर्स्ट करें उसको हम कह देते हैं प्लैनेट एक्स, ये एक न्यूमेरिकल हमने किया भी था। उसका मास जमीन का 3 टाइम्स है, तो जी का फॉर्मूला क्या था? जी me/re। जब नया प्लैनेट होगा तो जी एक्स क्या हो जाएगा? जी mx/, यही कहा था ना हमने।
तो जी तो अपनी जगह पे कैपिटल जी, mx वो कहता है कितना है 3 टाइम्स है अर्थ का, तो ये हो गया 3 टाइम्स अर्थ का। रेडियस भी 3 टाइम्स है अर्थ का, तो rx भी 3 टाइम्स अर्थ का, इसका क्या हो गया स्क्वायर। तो ये क्या हो गया 3 शुरू में आ गया, 3 का स्क्वायर क्या हो गया 9, 3 से 9 क्या हो गया कैंसिल, तो ये 1/3 बचा, और ये पूरी चीज़ हमारी क्या बन जाती थी जी, न्यूमेरिकल किए थे ना हमने, तो 1/3 जी, उस प्लेनेट पे जी की वैल्यू क्या है 1/3 को क्या कहते हैं 1/3, डी आंसर 1/3 ऑफ अर्थ, क्या हो जाएगा 1/3 ऑफ अर्थ। ठीक है, अब ये उतारना है, जल्दी से जो उतार लो, कुछ समझ नहीं आता तो पूछ। जो क्वेश्चन नंबर 8 है वो कहता है बॉडी इज टेकन फ्रॉम द अर्थ सरफेस टू द मून। एक बॉडी है, उसको आप जमीन की सरफेस से चांद पे लेके जा रहे हैं, ठीक है। द वेट ऑफ द बॉडी विल बी 0 एट अ पॉइंट वेयर द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ड्यू टू, कहता है वेट 0 हो जाएगा उस बॉडी पर, कब 0 हो जाएगा, इक्वल अपोजिट। मून इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, जमीन इसको, जब ये दोनों फोर्सेस एग्जैक्टली अपोजिट हो जाएंगी और मैग्नीट्यूड में बराबर हो जाएंगी, तो इसका मतलब है दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे कैंसिल। जब कैंसिल कर देंगी तो बॉडी पे कोई फोर्स, बॉडी पे ज़मीन की जो फोर्स है वही तो वेट है, अब वो फोर्स कैंसिल हो रही है तो बॉडी का वेट नहीं है। ठीक है, सी ऑप्शन। क्या बोलो ना, किसी ने कुछ कहा है? नवा, अ सैटेलाइट ऑर्बिटिंग द अर्थ रिसीव सेंट्रीपिटल फोर्स। देखिए चांद भी सैटेलाइट है, इसको कहते हैं नेचुरल सैटेलाइट। चांद जमीन के गिर्द रोटेट हो रहा होता है, क्यों, जमीन उस पर फोर्स लगा रही है। जो हम सैटेलाइट भेजते हैं इंसान, उसको कहते हैं आर्टिफिशियल सैटेलाइट या सिर्फ सैटेलाइट। उस सैटेलाइट पे भी क्या कर रहा था, जमीन फोर्स लगा रहा होता है। इस तरह चांद जमीन के गिर्द घूम रहा है, सैटेलाइट भी जमीन के गिर्द घूमती है। आप जो गूगल मैप से लोकेशन आपकी निकलती है वो कैसे निकलती है, सैटेलाइट से बता रहा होता है। ठीक है, जीपीएस ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम सैटेलाइट से ही चल रहा है। तो उसको कौन फोर्स प्रोवाइड कर रहा है, जमीन, जमीन की फोर्स। तो कौन सा ऑप्शन है, कौन सा क्वेश्चन कौन सा था यार, नवा, ठीक है, बी। ठीक है, ब्रावो, बी। 10वें में कहता है वैल्यू ऑफ जी इज अफेक्टेड बाय, जी की वैल्यू अफेक्ट होती है अर्थ। देखिए ज़मीन जो है एक्चुअल में परफेक्ट स्फीयर नहीं है, यानी जिस तरह क्रिकेट या फुटबॉल की बॉल है उस तरह की थोड़ा सा अंडे की शेप की है, लेकिन अंडा तो बहुत ज़्यादा मुड़ा हुआ होता है। ज़मीन में थोड़ा सा कर्व होता है, मैंने थोड़ा बड़ा बना दिया समझाने के लिए। ज़मीन को अगर आप स्पेस से देखें तो ये ज़मीन के ऊपर वाले हिस्से को हम कहते हैं नॉर्थ पोल, इसको हम कहते हैं साउथ पोल। तो सेंटर से ये नॉर्थ और साउथ पोल का डिस्टेंस कम होता है, लेकिन अगर हम राइट और लेफ्ट जाएं और इस पर एक लाइन ड्रॉ करें, इसको कहते हैं इक्वेटर। इक्वेटर में ये डिस्टेंस ज़्यादा होता है, तो ये रेडियस बड़ा है, ये रेडियस छोटा है। अब जी की वैल्यू आर पे डिपेंड कर रही है, जब रेडियस चेंज होगा तो जी भी चेंज होगा। तो एक तो इसकी जो शेप है वो नॉन स्फेरिकल है, परफेक्ट स्फीयर नहीं है, इसलिए इस वजह से जी की वैल्यू क्या होती है, चेंज होती है। दूसरे नंबर पे ज़मीन जो रोटेट करती है उस वजह से भी जी की वैल्यू क्या होती है, चेंज होती है। ये बस याद रख लें। तो इसका फिर ऑप्शन क्या हुआ, सी, नॉन स्फेरिकल शेप एंड डेली रोटेशन। 11वें में कहता है इनमें से कौन सा यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं है, तो स्मॉल जी ना, चेंज हो रहा है ना, तो ये कांस्टेंट पूरी यूनिवर्स में सेम नहीं है। 12 पे कहता है m-1 L3 T-2 किसकी डायमेंशन है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल जी की, ये हमने निकाली थी। 13वें में कहता है अगर जी को 4 गुना कर दूं तो स्मॉल जी क्या होगा, स्मॉल जी कैपिटल जी के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो जितना कैपिटल जी बढ़ेगा उतने स्मॉल जी भी बढ़ जाएगा। अगर ये 4 गुना होगा तो ये भी 4 गुना होगा। डायरेक्ट रिलेशन है, क्या है, डायरेक्ट रिलेशन। 14 में कहता है द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्स अलोंग द, ये तो मैंने लिखाया था आपको, एक्स अलोंग द,
लाइन जॉइनिंग द सेंटर्स ऑफ बॉडीज। ये घर पे हल करने को दिए थे यार, फेंक दिया आप लोगों ने लगता है। नहीं, आप लोगों ने लिए भी होंगे। मैंने पिछले लेक्चर में क्या कहा था, उनसे मांगो जाके जबरदस्ती, क्या हमें चाहिए हैं? कब बोला था ये उन्होंने? अच्छा, पंद्रहवां, द वैल्यू ऑफ जी इज मैक्सिमम एट, यही वाला आंसर है, मैक्सिमम। भाई सेंटर पे तो जीरो हो जाएगी ना। अभी तो मैंने बताया पोल पे आर की वैल्यू कम है ना, तो आर कम होगा तो ये क्या होगा, ज़्यादा होगा। पोल पे इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ना, ये कम होगा तो ये क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है। 16वें में कहता है न्यूटन कैलकुलेट द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन यूजिंग आइगन फार्मूला। 17वें में कहता है द रेशियो ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, द रेशियो ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मैंने बताया था रेशियो का वर्ड आता है तो ये लाइन मार दें। किसका रेशियो? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी टू द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ऑफ मून। हमने उलट ये निकाला था डेरिवेशन में, एम अपॉन जी। तो क्या करूं मैं, उलट दूं। जब ये उल्टूंगा तो ये भी क्या होगा, ये 60 स्क्वायर अपॉन 1 हो जाएगा या 60 का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 3600। आपको ये ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन सी चार्ली। 18वें में कहता है द नेगेटिव साइन इन द न्यूटन्स लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन शोज दैट ग्रेविटेशनल फोर्स इज। देखिए जब हम वेक्टर नोटेशन में फोर्स को लिखते हैं ना, तो अट्रैक्टिव में नेगेटिव साइन आती है और रिपल्सिव में पॉजिटिव। भाई ये याद रख लें। तो न्यूटन फोर्स अट्रैक्टिव है, न्यूटन फोर्स क्या है, इसलिए नेगेटिव साइन है। तो इसका आंसर क्या होगा, अट्रैक्टिव, बी। 19 में कहते हैं मास ऑफ द सन, ये तो हमने निकाला था। 20 सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कैलकुलेट करते हुए न्यूटन ने ऑर्बिट क्या एज्यूम किया था मून का, सर्कुलर। क्या एज्यूम किया था, सर्कुलर। 21 में कहता है द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ऑफ मून, अब वही कह रहा है am इज अप्रोक्सीमेटली डैश टाइम ऑफ g। जब g को इधर ले आओगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, तो am बराबर होगा या तो 1/60 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय g या 1/3600 मल्टीप्लाई बाय g। तो आपको ये 1/3600 ऑप्शन डी दिया हुआ है। ठीक है। आगे कहता है मास ऑफ अर्थ कैन बी डिटरमाइंड यूजिंग न्यूटन्स। मास ऑफ अर्थ कैसे निकाला था हमने, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन भी लगाया था लेकिन सेकंड लॉ भी लगाया था ना, दोनों को यूज किया था। तो आंसर क्या होगा इसका, सी, बोथ एंड बी। 23वें में कहता है मास ऑफ अर्थ की वैल्यू क्या है ऐसा सिस्टम में, 5.98 एक्सपोनेंट 24। और 24वां एमसीक्यू है सपोज एन ऑब्जेक्ट इज एट अ डेप्थ डी। जब आप जमीन के अंदर डेप्थ डी पे चले जाते हैं तो उसका जमीन के सरफेस से डिस्टेंस क्या हो जाता था, आर ई, तो ये था ना, आर ई माइनस डी हो गया था। वेरी गुड, आर ई माइनस डी हो गया था। आगे में कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्सेस इन द नेचर इज द वीकेस्ट। ग्रेविटेशनल फोर्स को हमने कहा था वो क्या है, वीकेस्ट है। 26 में कहता है एक ऐसा प्लेनेट है जिसका रेडियस भी जमीन का डबल है और जिसका मास भी जमीन का, तो हमने डबल कर दिया दोनों को, मास को भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, रेडियस को भी 2 से, तो 2me 2gme 2 का स्क्वायर 4 और 2 से 4 कैंसिल हो गया, ये 1/2 बच गया और ये पूरी चीज़ क्या हो गई, g/2, 9.8/2। आंसर क्या हो जाएगा, 4.9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 27 में कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिलेशन फॉर कैपिटल जी एंड स्मॉल जी। ये हमने पढ़ा ना, स्मॉल जी बराबर है कैपिटल जी me/r²। यहाँ से कैपिटल जी निकालोगे तो r e इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा me। तो ये ऑप्शन आपको किस में दिया हुआ है, सी में। किस में दिया हुआ है, सी में। 28 में कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, नंबर ए
मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स फॉलिंग टुवर्ड्स द अर्थ आर गवर्न्ड बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स। जो ऑब्जेक्ट ज़मीन की तरफ गिर रहे हैं वो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। ये बात सही है गलत है? सही है। मोशन ऑफ प्लैनेट सन एंड मून इज गवर्न्ड बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। सियारे, सूरज और चांद की मोशन भी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। ये बात भी सही है। तो फिर सी ऑप्शन सही है कि बोथ ए एंड बी। 29 जी की वैल्यू एक ऐसे प्लेनेट पर निकालें जिसका मास 100 किलोग्राम है। तो देखिए मास की जगह क्या आ गया 100, जी मल्टीप्लाई बाय मास अपॉन रेडियस ना। तो मास 100 है, रेडियस 10 है, तो रेडियस क्या हो गया 10 का स्क्वायर भी क्या होगा 100 से 100 क्या हो जाएगा। तो जी किसके बराबर हो जाएगा कैपिटल जी, और कैपिटल जी की वैल्यू क्या है 6.67 एक्सपोनेंट माइनस 11। तो बी आपका आंसर हो गया। 30 में कहते हैं फोर्स ऑफ ग्रेविटी निकालें। दो बॉडीज 2 मीटर दूर हैं, तो डिस्टेंस 2 मीटर है, दोनों का मास 1000 kg है, दोनों का मास। देखिए अगेन इसको आप कैलकुलेटर से हल कर सकते हैं, लेकिन अगर आप डायरेक्टली देखें ये 10 की पावर को देखें, ये भी सारी 10 की पावर है। ये 1000 का क्या मतलब है 10 की पावर 3, 1000 का क्या मतलब है 10 की पावर, तो 10 की पावर -11 इंटू 10 की पावर 3 इंटू 10 की पावर 3 क्या हो जाएगा, पावर ऐड हो जाएगी ना यार, -5 -11 और ये +6 क्या हो जाएगा माइनस। तो आंसर में ऑप्शन में 10 की पावर -5 होनी चाहिए। और 6.67 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, 2 का स्क्वायर क्या होगा 4। 6.6 को 4 से डिवाइड करोगे तो पॉइंट से पहले क्या आएगा 1, 4 1s होगा ना। तो अब आप ऑप्शन में देखो पॉइंट से पहले 1 है और 10 की पावर -5 है, ये कहाँ दिया हुआ है ए में दिया हुआ है। तो पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, पूरा सॉल्व करोगे तो भी ये जाएगा। ठीक है ठीक है, ये उतार लो, असाइनमेंट में 2-3 है वो भी देख लेते हैं, फिर ये चैप्टर दी एंड। हमारे जो सिलेबस के मुताबिक अब ये जो 3 टॉपिक्स हैं उनको जो MCQs आए हुए पिछले सालों में एग्ज़ाम में 2019 में देखें, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट वाज डिटरमाइंड बाय, किसने निकाला था भाई ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू किसने निकाली थी हैं, शेरबानो ने, लेला ने, जूलिया ने, किरण ने, किसने निकाली थी यार, ये मैंने प्रॉपर्टीज में लिखाया था ना, लॉर्ड कैवेंडिश। कैवेंडिश, अल्लाह को मानो, तुम लोग मानते तो हो लेकिन बातों में अमल नहीं करते हैं, दिल से मानो। अगला है कैपिटल जी अपॉन स्मॉल जी की डायमेंशन, कैपिटल जी अपॉन स्मॉल जी। अभी हमने पढ़ा कैपिटल जी की डायमेंशन क्या थी m-1 L3 T-2। स्मॉल जी क्या एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन की डायमेंशन क्या होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर की जगह क्या आता है L, सेकेंड स्क्वायर की जगह T, T का स्क्वायर ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा -2, तो T-2 से 2 कैंसिल, बाकी क्या बच गया m-1 और ये L ऊपर जाके क्या हो जाएगा L स्क्वायर। इसने ऑप्शन में T भी दिया हुआ है तो T के ऊपर नॉट लग जाएगा, तो आखिरी वाला ऑप्शन है m-1 L स्क्वायर T0। अच्छा अगला जो क्वेश्चन है इसमें 2013 में क्या है, वेट ऑफ मैन इज 600 न्यूटन एट अर्थ। मून पे क्या होगा, अभी मैंने आपको बता दिया था मून पे निकालना होता है तो क्या करता है 6 से डिवाइड, आंसर क्या हो जाएगा 100 न्यूटन। ठीक है, और एक और है 2003 प्री मेडिकल, रेडियस ऑफ अर्थ वॉज टू श्रिंक। अगर अर्थ का रेडियस श्रिंक हो जाए, श्रिंक किसको कहते हैं सुकड़ने को, सुकड़ने से चीज़ बढ़ती है कम होती है, कम होती है, जब ये कम होगा तो ये क्या होगा बढ़ेगा, सही है। तो भाई यही क्वेश्चन था, इंक्रीजेज, सी ऑप्शन इंक्रीजेज। ठीक है, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने सारे MCQs कर लिए। अब MCQs का टेस्ट होगा इसका, वो किसी भी क्लास में हो सकता है, आपको बताया नहीं जाएगा, अनअनाउंस्ड होगा। ठीक है,
ताकि आप लोग गोली ना हो जाए। आप लोग तो गोली होने में माहिर हो चुके हैं। जिस दिन टच फॉर्म गायब, ठीक है। और अब आधा पेपर एमसीक्यू हो गया है, इसलिए हम आपको गायब होने देना। अब एक मेरी बात सुन लें, वेट या फोर्स ऑफ ग्रेविटी, वेट या फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक ही चीज के दो नाम है। वो है क्या? वो फोर्स जिससे जमीन किसी ऑब्जेक्ट को अपने सेंटर की जानिब खींचती है। फॉर्मूला क्या है? W = mg। मास कम होगा तो फोर्स कम होगी, मास ज्यादा होगा तो फोर्स, g कांस्टेंट है ना, g तो कांस्टेंट है। तो जब g कांस्टेंट है इसका मतलब है ऑब्जेक्ट्स को एक साथ गिरना चाहिए, क्योंकि उनमें एक जैसा एक्सेलरेशन है। वो एक जैसा डिस्टेंस क्या करेंगे? कवर करेंगे। होना क्या चाहिए कि मैं 1 ग्राम के ऑब्जेक्ट को फेंकूं और 1000 किलोग्राम के ऑब्जेक्ट को फेंकूं, दोनों को एक साथ नीचे हरकत करते 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 जमीन से टकराना चाहिए। लेकिन प्रैक्टिकली ये देखें, ये वही 1 ग्राम में फंस गई, 1000 ग्राम में कौन पहले गया? मास पहले जा रहा है, ये बाद में जा रहा है, ठीक है ना? ठीक है, जी दोनों का सेम है, होना ये चाहिए। थ्योरेटिकली थ्योरी ये कहती है दोनों को एक साथ जमीन पे गिरना चाहिए, लेकिन हम देख रहे हैं पेन पहले गिर रहा है और पेपर बाद में गिर रहा है। आप सोच के आइएगा